हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 7। नेशनल इनकम हम पढ़ रहे थे। हमने मेथड्स आज हम चालू करने वाले हैं। कल हमने लास्ट सेशन में हमने जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम होता है वो देखा था, और जो कंसेप्ट है जिसमें जीडीपी था, एनएनपी था, राइट, जीएनपी था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड डीपी था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए थे। आप आई गेस आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जैसा हमने पीछे डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम को मेजर करने के तीन तरीके होते हैं। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो क्या मेथड्स है और मेथड में क्या करते हो आप, किस तरह से नेशनल इनकम निकालते हो, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं उस मेथड में, आपको सारी चीजें आपको तीनों मेथड के बारे में पढ़ना है। तो आज हम फर्स्ट मेथड जो है वो पढ़ने वाले हैं, और वैसे ही हम आगे की मेथड्स भी कंटिन्यू करेंगे। तो विल स्टडी। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। फर्स्ट इज आउटपुट मेथड, या उसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, दोनों नाम उसके हैं। इनकम मेथड सेकंड है, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। तो मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के तीन तरीके हैं, आउटपुट मेथड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आउटपुट मेथड से। ठीक है। नाउ एज अ नेम सजेस्ट, नाम में आपको दिया है आउटपुट मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, राइट। आउटपुट मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। तो आउटपुट मेथड में आपको कैसे नेशनल इनकम निकालना होता है, प्रोडक्शन की बेसिस पे, कि आपने इकोनॉमी के अंदर, मतलब इकोनॉमी के अंदर साल भर में जितने वैल्यू के, मनी, प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी वैल्यू आप जब ऐड करते हो, मार्केट वैल्यू, तो वो क्या होता है, आपका नेशनल इनकम होता है आउटपुट मेथड से। आप क्या करते हो, इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, माइनिंग एक सेक्टर है, फिशिंग एक सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट एक सेक्टर है, कम्युनिकेशन एक सेक्टर है, कॉमर्स एक सेक्टर है। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में क्या करते हो, डिवाइड करते हो, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो। एंड देन क्या करते हो, हर एक सेक्टर में, हर एक पार्ट्स में जितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का या सर्विसेज का, उसको क्या करते हो आप, सम अप करते हो, एड अप करते हो, समेशन करते हो। तो आपको क्या मिल जाएगा, साल भर में इकोनॉमी के अंदर पूरा ओवरऑल कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे समझना है, आपको सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही लेनी होती है। अगर रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं तो उनको आप नेशनल इनकम काउंट करते वक्त एडिशन नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो, हमने उसका डिस्कशन भी किया था। बिकॉज अगर आप उसको काउंट करते हो तो इट विल अमाउंट्स टू डबल काउंटिंग। क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। बिकॉज फाइनल प्रोडक्ट के वैल्यू में रॉ मटेरियल का वैल्यू ऑलरेडी क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। इसलिए हमने पीछे भी बात की थी फीचर्स में भी, कि आपको सिर्फ फाइनल गुड्स जो होते हैं उनकी ही वैल्यू लेना है, रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करना है। ठीक है। इसमें और एक चीज जो आपको समझना है वो है कि आपको मार्केट प्राइस लेना होता है। मार्केट वैल्यू, जो गुड सर्विसेज प्रोड्यूस किया ना, उसकी मार्केट वैल्यू आपको लेना होता है। अभी आप बोलेंगे सर मार्केट वैल्यू मतलब क्या, मार्केट वैल्यू मतलब क्या, एमआरपी ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसे कहते हैं ना, या मार्केट में आप उस प्रोडक्ट को जिस प्राइस पे सेल करते हो वो प्राइस आपको करना है नेशनल इनकम में ऐड करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई कमोडिटी है, एग्जाम्पल सपोज वीट की बात करेंगे, तो सपोज एग्जाम्पल 10 kg ऑफ वीट अगर प्रोडक्शन हुआ है, अब नंबर हम छोटा ले रहे हैं, वो बहुत बड़ा नंबर आएगा। 10 kg अगर प्रोडक्शन हुआ है तो हम 10 kg ऐड करते हैं क्या, नहीं, उसका मार्केट में क्या प्राइस है हम देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में प्राइस 20 रुपए पर केजी है, 20 रुपीज पर केजी। तो हम क्या करेंगे, 20 रुपीज पर केजी मल्टीप्लाई बाय 10 kg कितना होता है, 200, राइट। तो हम क्या करेंगे, 200 रुपीज जो है वो ऐड करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। आपको ना, मतलब ये क्या है, दिस इज अ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जिसे कहते हैं, कि मार्केट में उस प्रोडक्ट को कितने में सेल किया जाता है, उसे कहते हैं मार्केट प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। तो वो मार्केट प्राइस पे करना, आपको कमोडिटी को ऐड करना है, मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ है हर कमोडिटी का, वो आपको क्या करना है, उसकी मार्केट वैल्यू लेना है, आपको ऐड करना है। अभी आप पूछेंगे सर मार्केट वैल्यू कैसे निकालना है, तो मार्केट वैल्यू जनरली पता होता है,
राइट, बिकॉज मार्केट में जो प्राइस प्रिवेलिंग हो रहा है, मार्केट में जो प्राइस चालू होता है उस प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस लेते हैं जब आप नेशनल इनकम काउंट करते हो। आपको काउंट नहीं करना है, गवर्नमेंट काउंट करने वाला है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काउंट करने वाला है। आपको सिर्फ समझना है कि होता कैसे है ना। तो आप पूछेंगे सर हमें कैसे करना है, आपको नहीं करना है, आपको समझना है सिर्फ कैसे होता है। तो मार्केट वैल्यू लिया जाता है। अभी एक चीज आपको समझना है, आपको एक चीज समझना है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा कि आप जब मार्केट वैल्यू की बात करते हो, आप जब मार्केट वैल्यू की बात करते हो तो क्या क्या चीजें उसमें ऐड होती है और क्या चीजें ऐड नहीं होती है ना। आपको ये चीजें समझनी है, आगे हमें आने वाला है फिर से एक बार, लेकिन कैसे मैं आपको हर चीज स्टार्टिंग में बता देता हूँ जिससे कंसेप्चुअल आप क्लियर रहो। सपोज हम एग्जांपल लेंगे, आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, यू आर अ मैन्युफैक्चरर एंड यू आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। एग्जांपल के तौर पे सपोज आप शुगर प्रोड्यूस कर रहे हो, शुगर तो नहीं लेंगे हम, सपोज आप शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, शर्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल कॉटन लगेगा आपको, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, सपोज आपको 100 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है ना। आपको लेबर लगेगा, राइट, लेबर लगेगा एग्जाम्पल के लिए 50 रुपए का, ठीक है। आपको अदर चार्जेस लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है या और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो अदर चार्जेस आपको लगेंगे एग्जाम्पल के तौर पे 50 रुपए, ठीक है। अभी आपका टोटल खर्चा है, कितना है खर्चा आपका, 200 रुपए है, ठीक है। अभी आप तो बोलेंगे सर 200 रुपए तो खर्चा लगा मेरा, लेकिन मुझे प्रॉफिट भी तो कुछ चाहिए ना, आप प्रॉफिट के बिना थोड़ी बेचेंगे। तो हम देते हैं आपका प्रॉफिट, हम आपका प्रॉफिट भी लेंगे। आपका प्रॉफिट जो है, यहाँ पे प्रॉफिट हम लेंगे, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप 20% प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, कितना, 20%। तो 200 का 20% कितना होता है, 40 रुपए। तो यू विल एड 40 रुपीज एज अ प्रॉफिट। मीन्स you are ready to sell the product at rupees 240 पर प्रोडक्ट पर क्वांटिटी, है ना। आप 240 रुपए में प्रोडक्ट को बेचने के लिए रेडी हो, राइट। चलो यहां तक आपको क्लियर है। अभी एक चीज यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे आप 240 से बेचने को तैयार तो हो, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बोलता है कि भाई रुक जाओ, थोड़ा हमारे बारे में तो सोचो ना। गवर्नमेंट बोलता है कि हमारे बारे में भी थोड़ा सोचो। आप जब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, आप मार्केट में उसको सेल कर रहे हो, तो कुछ हमें भी तो दो उसके बारे में, तो हमें भी तो दो उसके लिए कुछ। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि भाई हमें थोड़ा टैक्स पे करो। क्या बोलता है गवर्नमेंट, टैक्स। अभी कौन सा जीएसटी है, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। जीएसटी से इनडायरेक्ट टैक्स, तो गवर्नमेंट बोलता है कि जीएसटी पे करो। तो हम सिंपल देंगे, सपोज जीएसटी है हमारा 20 रुपए, कितना है, 20 रुपए। मुझे बताओ ये जो 20 रुपए किसको जाएंगे, गवर्नमेंट को जाएंगे, लेकिन आप कस्टमर से कितना लेंगे, आप कस्टमर से कितना लेंगे, आप कस्टमर से लेंगे 260 रुपए। समझते आपको, यू विल टेक रुपीज 260 फ्रॉम द कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, 240, 200 और 260, आपको समझना है। तो मार्केट प्राइस क्या रहेगा, मार्केट प्राइस रहेगा दिस 260। समझते हैं आपको। तो मार्केट प्राइस आप जब निकालते हो तो उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने पड़ते हैं। मतलब देखो ये जो प्राइस है ना आपका, आप इतने में बेचने को तैयार थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने ऐड क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किया, तब जाके आपको क्या मिला, मार्केट प्राइस मिला है। समझता आपको, तब जाके आपको मार्केट प्राइस मिलता है। मतलब आपने नेशनल इनकम किस पे काउंट किया होगा, अभी आपने जब नेशनल इनकम में ऐड किया होगा कमोडिटीज को, तो आपने कितने रुपए के हिसाब से किया होगा, 260 रुपए के हिसाब से किया होगा। कितने के हिसाब से किया होगा, 260 रुपए के हिसाब से किया होगा। बिकॉज आप मार्केट प्राइस जो होता है वो आप क्या करते हो, नेशनल इनकम में ऐड करते हो, तो आपने 260 रुपए के हिसाब से ऐड किया होगा। समझता आपको ये चीज, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे की बात करेंगे। अभी आप जब नेशनल इनकम निकालते हो, व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, एनआई नेशनल इनकम, तो क्या करना है, आपने जो 260 रुपए ऐड किए ना नेशनल इनकम में कमोडिटी के लिए, उसमें से क्या करना होता है आपको, आपने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो आपको डिडक्ट करने पड़ते हैं। यू हैव टू डिडक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज 20 रुपीज। तो कितना आप ऐड करोगे, 240 के हिसाब से ऐड करेंगे। आप ऐड करते वक्त 260 के हिसाब से करेंगे पहले, और बाद में क्या करेंगे आप, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसको आप
डिडक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें लॉजिकल समझ में आ रहा है आपको? क्यों करना है? सिंपल लॉजिक है, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो क्या है? गवर्नमेंट का इनकम है। समझना आपको? इट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ इनकम। समझा आपको चीज आपको? तो आपको फैक्टर कॉस्ट जो होता है, मतलब इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो किया आपने, आपने जो प्रोडक्शन किया है, आपने जो वैल्यू एडिशन किया होता है, वो ही आपको नेशनल इनकम में ऐड करना होता है। एंड जो 20 रुपए जो है वो सिर्फ टैक्सेस है, वो आप लोगों से ले रहे हो और गवर्नमेंट को दे रहे हो। एज अ बिजनेसमैन आप क्या कर रहे हो? लोगों से कलेक्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट को दे रहे हो। तो उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और इसीलिए वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो आपका नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता है। ठीक है? लेकिन आपने ऐड करते वक्त तो आपने मार्केट प्राइस के हिसाब से किया था ऐड। आपने ऐड करते वक्त क्या था? मार्केट प्राइस के हिसाब से ऐड किया था। और इसीलिए आप क्या करते हो? आपका जो मार्केट प्राइस के हिसाब से ऐड किया है 208 के हिसाब से, उसमें से आप आपका जो टैक्सेस वाला पोर्शन जो होता है उसको बाद में आप डिडक्ट कर देते हो। आपके प्रिकॉशन में आने वाला है फिर से, लेकिन मैं आपको बता दिया। ठीक है? और वही अगर सब्सिडी रहा तो फिर क्या होगा? सब्सिडी क्या होता है पता है आपको? कि गवर्नमेंट जो आपको आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट जो पे करता है, ऐसा एग्जांपल सपोज 240 रुपए यहाँ पे आपका आया था, राइट? यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ लो थोड़ा। 240 रुपए आपका आया था, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि ये जो चीज है ये क्या है? पब्लिक के लिए जरूरी है। पब्लिक के लिए क्या है? जरूरी है। तो गवर्नमेंट कहता है कि हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट पे कुछ सब्सिडी देंगे। मतलब क्या? गवर्नमेंट बोलता है कुछ अमाउंट हम हमारे जेब से पे करेंगे और बाकी अमाउंट कस्टमर से आप लो। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि एग्जाम्पल 40 रुपए का क्या गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया। क्या दिया गवर्नमेंट ने? सब्सिडी दिया। तो कितने में मिलेगा? मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। फिर यहाँ पे मार्केट प्राइस विल बी 200 रुपीज। समझ में आ रहा आपको? तो आप नेशनल इनकम में कितना ऐड करेंगे? 200 के हिसाब से ऐड करेंगे। आप ऐड करेंगे 200 के हिसाब से उस केस में। हाँ, लेकिन ये सब्सिडी हो क्या है? कि प्रोडक्शन हुआ है क्या सब्सिडी का? नहीं। ये सिर्फ क्या है? गवर्नमेंट के साइड से पब्लिक के हाथ में पैसा ट्रांसफर हुआ है, उसे ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं हम। ठीक है? तो इसलिए वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता है, और इसलिए आपका जो ओरिजिनल वैल्यू था आपको उस पे जाना पड़ता है। तो 200 रुपए आपने ऐड किए थे, आपको 240 से आप क्या करते हो? फिर सब्सिडी को ऐड करते हो। ओके? लॉजिकली समझ में आ रहा कुछ चीजें? चलो, इसको हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैंने सारी चीजें अभी बता दी है, तो याद रखना प्रिकॉशन जब आएगा उसमें ये सारी चीजें रिपीट होंगी। ओके? चलो, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा मेथड जो है उसमें क्या होता है, कैसे होता है। मैं आपको सारी चीजें लगभग बता दी है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, कि आप मार्केट वैल्यू जो होता है उस पर आप नेशनल इनकम में ऐड करते हो। ओके? आपको बताया कि आप सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड करते हो, मतलब रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट जो होते हैं उनको आप ऐड नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए इसलिए। ओके? ओके, तो पढ़ेंगे हम। देखो, आउटपुट मेथड। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंटरी मेथड। आपको हाईलाइट करना है ना? उसको प्रोडक्ट मेथड कहेंगे या इन्वेंटरी मेथड भी आप कह सकते हो। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ठीक है? दिस मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड। ऑब्वियसली आउटपुट के साइड से, मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से क्या करोगे आप? इस मेथड में नेशनल इनकम को काउंट करोगे, मेजर करोगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। आपने इसमें क्या किया है? इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया है। आपको तो मेन तो 3 सेक्टर होते हैं ना, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। लेकिन आपने ऐसा नहीं, आपने क्या किया इस मेथड के यहाँ पे आउटपुट के लिए आपने क्या उसको और अलग अलग सब सेक्टर्स में डिवाइड किया है। तो क्या क्या सेक्टर्स में आप डिवाइड करते हो? क्या डिवाइड करते हो आप? देखो, हाँ, तो क्या क्या सेक्टर में डिवाइड किया है? तो देखो, डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल इंटरप्राइजेस है, कॉमर्स है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। तो आपने अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया है। तो आप क्या करोगे? हर एक सेक्टर में जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसको आप ऐड करोगे। क्या? मार्केट वैल्यू, है ना? द आउटपुट और द प्रोडक्ट
method is followed either by valuing all the final goods and services produced during a year at their market price. देखो क्या करना आपको, साल भर में जितने गुड सर्विसेज, फाइनल गुड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो आप ऐड करते हो उनकी मार्केट प्राइस पे, जैसे आपको बताया अभी मार्केट प्राइस पे आप ऐड करते हो, ठीक है। बाद में आप ऐड लेस उसमें करते हो, लेकिन ऐड करते हो किसको पहले करते हो आप, मार्केट प्राइस की, बिकॉज आपको मार्केट प्राइस मिलती है ना, मार्केट में क्या प्राइस प्रिवेलिंग है आपको वो मिलने वाली है, आप उस पर क्या करोगे, नेशनल इनकम में उसको ऐड कर दोगे, और बाद में जो एडजस्टमेंट रहेगा ऐड लेस कुछ करना है तो उसको आप बाद में करते हो, ठीक है। हाँ, तो दिस इज वन वे ऑफ एडिंग नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड, एंड देयर इज आल्सो अनदर वे, देयर इज सेकंड अप्रोच आल्सो, सेकंड तरीका है इसमें जिससे आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो। वो तरीका क्या है देखो, और बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यूज एट ईच हायर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हर एक स्टेज में देखो, कोई भी आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो अलग अलग स्टेज से गुजरता है ना, अलग अलग स्टेप से कहते हो गुजरता है, तो हर एक स्टेप में, हर एक स्टेज में आपने उस स्टेज में जितना वैल्यू एडिशन किया है, ध्यान सुनना, आपने जितना उस स्टेज में वैल्यू एडिशन किया है उतना क्या करोगे आप उस स्टेज में ऐड करोगे। आप मार्केट प्राइस ऐड नहीं करते हो, देखो सेकंड तरीके में आप मार्केट प्राइस ऐड नहीं करते हो, आप क्या करते हो, आपने उस पर्टिकुलर स्टेज में जितना वैल्यू एडिशन किया है उतना ही आप ऐड करते हो। अगर बोलेंगे सर थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा जाएगा आपको, लेकिन जैसा हम आगे पढ़ेंगे, इसको आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाएगी। until the products are turned into final product, ठीक है। चलो, while using this method utmost care must be taken to avoid multiple और double counting। आपको आप जब प्रोडक्ट मेथड यूज करते हो तो इसमें सबसे बड़ा जो तकलीफ है, जो लिमिटेशन है, वो है डबल काउंटिंग होने का, या मल्टीपल काउंटिंग उसे कह सकते हो, वो होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप जब प्रोडक्शन की बात करते हो तो आप क्या करते हो, उसको एक बार, दो बार, तीन बार आप काउंट कर सकते हो, तो डबल काउंटिंग होने के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं, और इसलिए ये मेथड का क्या है, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होता है जब आप इस मेथड को यूज करते हो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। ओके, टू अवॉइड डबल काउंटिंग दिस मेथड सजेस्ट टू अल्टरनेटिव अप्रोचेस। अभी डबल काउंटिंग को अगर आपको अवॉइड करना है तो दो अप्रोचेस उन्होंने सजेस्ट किए हैं, जो हमने ऑलरेडी अभी पढ़े थे, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे कि दोनों अप्रोचेस में क्या फर्क है, तो दोनों में आपको करना क्या होता है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट अप्रोच जो है वो है फाइनल गुड्स अप्रोच, या उसे आप कह सकते हो द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। नाम आपको याद रखना है, फाइनल गुड्स अप्रोच और फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। ये अप्रोच सिंपल है। ये अप्रोच क्या बोलता है आपको, कि आपको, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था यही आपको इसमें बोला है, कि आपको रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं आप जो प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, उनकी वैल्यू को इग्नोर करना है, उनकी वैल्यू को आपको नेशनल इनकम में ऐड ही नहीं करना है। समझ में आ रहा आपको? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है बाजू में, है ना, आपको कॉटन दिख रहा है, कॉटन कपास से जो होती है, फिर यान दिख रहा है, यान मतलब क्या, धागा जो बनता है, कॉटन से धागा बनता है, तो धागा बना है। फिर देखो कॉटन की वैल्यू कितनी, 150 रुपए थी, है ना, कॉटन की वैल्यू कितनी थी, 150 रुपीज थी, राइट। यान जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट मतलब क्या, जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बना है उसकी वैल्यू। तो यान जो है आप 250 रुपए में बेच रहे हो, आप 250 रुपए में 250 रुपए में बेच रहे हो यान, धागा। फिर धागे से कपड़ा बनेगा, क्लॉथ बनेगा, तो उसको आप 400 में बेच रहे हो, 400 में बेच रहे हो, ओके। और बाद में शर्ट बन रहा है, शर्ट किससे बनेगा, क्लॉथ से बनेगा, वो कितने में बेच रहे हो, 500 में बेच रहे हो, बराबर है। तो देखो, ये जो रॉ कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है, यान जो है, क्लॉथ जो है, शर्ट इज अ फाइनल प्रोडक्ट। जो शर्ट जो है वो कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम करने वाला है, ये क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल गुड्स है, राइट। ये जो है दिस इज द रॉ मटेरियल, ये क्या है, रॉ मटेरियल है, और बीच में का जो है क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ओके। देखो अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि यान बनाने के लिए क्या लगा है आपको, कॉटन लगा है, बिकॉज जो कॉटन जो है 150 रुपए, वो क्या किया आपने, वैल्यू ऑफ इनपुट है, इनपुट मतलब क्या, जो आप प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो, इनपुट है ना।
तो यान को बनाने के लिए इनपुट क्या लगा आपको, कॉटन लगा है, और कॉटन को यूज किया आपने, बाकी सारे जो खर्चे लेबर वगैरह सबने आपने यूज किए, आपका प्रॉफिट मार्जिन आपने ऐड किया, मार्केट प्राइस जो है उसमें सब ऐड किया आपने, और कितना बना उसका, 250 रुपये बना। तो 250 में उसका आप बेच रहे हो मार्केट में, टैक्सेस भी उसमें इंक्लूड है ना, 250 रुपये। अभी आपको यान से जब क्लोथ बनाना होता है, तो देखो क्लोथ के लिए रॉ मटेरियल क्या है, यान है। देखो दिख रहा है आपको, यान जो है इट्स रॉ मटेरियल, इट्स इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग क्लोथ। तो क्लोथ की जो वैल्यू, देखो क्लोथ आप 250 रुपए आपको लग रहा है यान लेने के लिए, जो धागा है, तो फिर बाकी जो लेबर है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी आपका प्रॉफिट है, टैक्सेस है, सारे मिला के आप कितने में बेच रहे हो क्लोथ को, आप 400 में बेच रहे हो। आपको समझना है ये जो वैल्यूज जो दे क्या दी है, ठीक है। तो 400 क्या है क्लोथ, तो देखो जब हम क्लोथ की बात करेंगे, तो 400 जब आप एग्जांपल 400 की अब जब बात करते हैं, उसका जो प्राइस है फाइनल प्राइस, इसमें क्या आ गया है, जो 250 रुपए जो है यान के, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। यान के प्राइस में ऑलरेडी कॉटन का प्राइस आ चुका था। अभी क्लोथ भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है क्या, नहीं। क्लोथ किसके लिए यूज हो रहा है, शर्ट बनाने के लिए। देखो शर्ट आपका फाइनल, आप शर्ट कितने में बेच रहे हो, 500 में बेच रहे हो, लेकिन शर्ट के लिए क्या लगा है, क्लोथ लगा है, तो क्लोथ क्या है, रॉ मटेरियल है यहाँ पे, हाँ मतलब किसके लिए, शर्ट के लिए, या इंटरमीडिएट गुड्स बोल सकते हो, इंटरमीडिएट गुड्स बोल सकते हो। तो देखो, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ पे शर्ट, उसके लिए आपको जो लगा है क्या, क्लोथ, उसकी वैल्यू जो 400 रुपए है, वो आपने ऑलरेडी, आपने जब शर्ट बेचा है 500 में, तो आपने कैसे बेचा 500 में, कि आपको आपको जो क्लोथ लगा है वो 400 रुपए लगा है, आपको कुछ लेबर लगा होगा, कुछ और आपने खर्चा किया होगा उस पर, आपका प्रॉफिट आपने ऐड किया, और मार्केट जो टैक्सेस है वो आपने ऐड किए, कितना बना, 500 बना। मतलब 500 रुपए में 400 रुपए जो है वो किसके है, क्लोथ के है। समझ में आ रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, आप जब शर्ट की वैल्यू ले रहे हो 500 रुपए, तो उसमें कॉटन की वैल्यू, यान की वैल्यू, क्लॉथ की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। तो आपका फर्स्ट जो मेथड है, ये जो फाइनल गुड्स अप्रोच जो है, ये क्या बोलता है, कि आपको जो रॉ मटेरियल जो है, या जो इंटरमीडिएट गुड्स है, उसको इग्नोर करना है। क्या करना है, इग्नोर करना है, उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, सिर्फ जो फाइनल गुड्स होता है, आपको सिर्फ उसी की वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड करना है, जिससे क्या होगा, डबल काउंटिंग नहीं होगा। आप जब सिर्फ शर्ट की वैल्यू ऐड कर रहे हो, शर्ट की वैल्यू कितना है फाइनल, 500 रुपए, आप क्या करेंगे, इस सारे इसमें सिर्फ 500 रुपए नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ 500 रुपए नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। कैसे कि आपने 500 रुपए, जो फाइनल गुड्स था कौन सा, शर्ट, उसकी वैल्यू की, आउटपुट की वैल्यू 500 रुपए, उतना आप सिर्फ ऐड करेंगे, और बाकी जितने भी है रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स, उसको आप पूरा इग्नोर कर देंगे। दैट इज व्हाट द फाइनल गुड्स अप्रोच, और द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, जहां पे आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को आप इग्नोर करते हो। क्लियर, आपको सारी चीजें समझ में आ गई। चलो, और क्यों किया है, सिंपल लॉजिक है, बिकॉज ये जो फाइनल गुड्स है, उसकी वैल्यू में आपका जो रॉ मटेरियल है, जो इंटरमीडिएट गुड्स है, उसकी वैल्यू क्या है, ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड होती है। और आपने इसको फिर से ऐड किया, आपने अगर 500 भी ऐड किया, 400 भी ऐड किया, 250 भी ऐड किया, 150 भी ऐड किया, तो दैट विल अमाउंट्स टू डबल काउंटिंग और मल्टीपल काउंटिंग आप कह सकते हो, ठीक है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐड नहीं करते, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, सिर्फ ये जो फाइनल गुड्स है उसकी वैल्यू को हम ऐड करेंगे। क्लियर, सारी चीजें समझ में आ गई। चलो पढ़ेंगे हम। The final goods are those goods which are ready for final consumption. Final goods क्या होते हैं, जो फाइनल कंजम्पशन के लिए क्या है, रेडी है, जो फाइनल कंजम्पशन होने वाले हैं। According to this approach, value of all final goods and services produced in a primary, secondary and tertiary sector are included, है ना, included in the, and in national income, and value of all intermediate transaction is ignored. क्या करेंगे, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन जो भी है, या रॉ मटेरियल जो भी आपको लग रहा है, उसको आप इग्नोर करेंगे, उसकी वैल्यू को आप नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। ये वही है जो हमने ऑलरेडी बात की थी। जो सेकेंड अप्रोच जिसमें है वो थोड़ा अलग है, उसमें हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ
प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। जैसे यहाँ पे यान जो है, क्लॉथ जो है वो क्या है, या कॉटन जो है क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। वो क्या है, आपके फाइनल गुड्स को बनाने के प्रोसेस में वो यूज हुए हैं, तो उसकी वैल्यू जो है ऑब्वियसली आप क्या करने वाले हो, फाइनल गुड्स के वैल्यू में ऐड करने वाले हो। बिकॉज कोई भी आदमी लॉस में काम थोड़ी करेगा ना। आप जब शर्ट बेचेंगे तो शर्ट बनाने के लिए आपको जो क्लॉथ लगा है, जो कपड़ा लगा है, उसकी वैल्यू तो आप रिकवर करेंगे कस्टमर से, साथ में आपका प्रॉफिट भी ऐड करेंगे। समझता है ना, लॉजिकल एकदम। कोई भी आदमी लॉस में काम थोड़ी करेगा। Intermediate goods are involved in the process of producing a final goods. That is the final flow of output purchased by consumers. ना, जो फाइनल गुड्स कंज्यूमर ने परचेज किए हैं वही आप ऐड करते हो। Hence, the value of final output includes the value of intermediate products. आपको ये बात समझनी है। फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है, फाइनल आउटपुट की वैल्यू होती है, वो इंक्लूड करता है क्या, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होता है उसकी वैल्यू। तो शर्ट के वैल्यू में क्या है, आपके क्लोथ की वैल्यू इंक्लूड है। एग्जांपल आपको देता, प्राइस ऑफ ब्रेड। आपको भी एक अलग एग्जांपल दिया यहाँ पे कि देखो, ब्रेड का जो प्राइस है इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ व्हीट, मेकिंग ऑफ फ्लोर, एक्सेट्रा। आप जब ब्रेड बना रहे हो तो कैसे बनता है ब्रेड, पहले आपको व्हीट लगता है, गेहूं लगता है, गेहूं का आप क्या करते हो, फ्लोर में आप उसको गेहूं को बारीक करते हो, एंड जो आटा है आप आटे से करते हो, फिर उसका आप ब्रेड बनाते हो, बराबर है। लेकिन हम जब ब्रेड की जब बात कर रहे हैं तो ब्रेड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। बिकॉज ब्रेड क्या करने वाले आप, कंज्यूम करने, कंज्यूमर जो है ब्रेड को कंज्यूम करेगा। तो आप क्या करोगे, सिर्फ ब्रेड का जो प्राइस होता है उसी को आप नेशनल इनकम में ऐड करोगे। आप जो व्हीट का प्राइस है या जो मेकिंग ऑफ फ्लोर के जो प्राइस है उसको आप नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हो। बिकॉज ब्रेड का जो प्राइस है इट ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ व्हीट, मेकिंग ऑफ फ्लोर एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस। ओके, wheat and flour are both intermediate goods, ठीक है। their values are paid up during the process of production। जो wheat के प्राइस है तो फ्लोर करने की जो प्राइस है वो क्या ऑलरेडी इंक्लूडेड है किसमें, ब्रेड के प्राइस में, है ना, तो क्योंकि ऑलरेडी वो पेड हो चुकी है। in the final product that is bread, the value of intermediate goods are already included। I guess अभी आपके लिए सफिशिएंट है, इतना मैंने एक्सप्लेन दे दिया है। Thus, the separate accounting of the value of intermediate goods along with the accounting of the value of final goods would mean double counting। तो इसलिए अगर आपने फाइनल गुड्स के साथ साथ अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी ऐड कर दी तो उससे क्या रहेगा, डबल काउंटिंग या मल्टीपल काउंटिंग हो जाएगा। और इसलिए आप क्या करते हो, सारी गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करते हो, आप सिर्फ जो फाइनल गुड्स होता है, जो कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए रेडी होता है, आप ऐसे ही गुड्स की जो मार्केट प्राइस होती है, जो आउटपुट प्राइस होती है, उसी को आप ऐड करते हो। ध्यान से बोलना, क्या बोलो मैं, ब्रेड का जो प्राइस है, फाइनल प्राइस जो मार्केट में ब्रेड आप बेच रहे हो, उस प्राइस पे क्या करोगे आप, नेशनल इनकम में ब्रेड ऐड करोगे। या यहाँ इस वाले केस में आप क्या करोगे, शर्ट को ऐड करोगे किस्ते में, जो उसका मार्केट प्राइस है कितना, 500 रुपए। दिस इज फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच पूरा उल्टा है, उल्टा मतलब पूरा अलग है, उल्टा नहीं है, अलग है। चलो, तो to avoid this, the value of only the final product or the goods must be computed। तो आपको अगर ये डबल काउंटिंग अवॉइड करना है जो हमने बात की, तो आपको करना है सिर्फ फाइनल गुड्स की ही वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड करना है। दिस इज वन मेथड जो आप क्या करते हो, यूज करते हो प्रोडक्ट आउटपुट मेथड में या प्रोडक्ट मेथड में, जिससे आप डबल काउंटिंग को या मल्टीपल काउंटिंग को अवॉइड कर सको। लेकिन इसमें और एक तरीका है, उसमें क्या है, और एक तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हो, जिससे क्या होता है, डबल काउंटिंग नहीं होता है। और आप हर स्टेज में आपने जितना वैल्यू एडिशन किया है उतना आप ऐड करते हो हर एक स्टेज के अंदर। आप सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, हर एक स्टेज में वैल्यू ऐड करेंगे। लेकिन कितना करेंगे, मार्केट प्राइस नहीं करेंगे, मार्केट प्राइस नहीं करेंगे। इस मेथड में क्या करेंगे, फिर आपने हर स्टेज में, हर एक इंडिविजुअल स्टेज के अंदर जितना आपने नेट वैल्यू एडिशन किया है उतना ही आप ऐड करोगे, उतना ही आप ऐड करोगे। ओके, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर वैल्यू ऐड किया है मतलब क्या,
या वैल्यू ऐड किया है मतलब कितना, एक निकालना कैसे कि हमने हर एक स्टेज में या पर्टिकुलर स्टेज में कितना वैल्यू एडिशन किया है, उसको कैसे निकालना है, ये आपके दिमाग में सवाल आ सकता है या आना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला है, द सिंपल फॉर्मूला इज वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला है क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। तो दिस इज सिंपल फॉर्मूला। आउटपुट की जो वैल्यू है आपको देखना है, माइनस इनपुट की जो वैल्यू है वो माइनस करना आपको। तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट वुड बी द वैल्यू एडेड इन दैट पर्टिकुलर स्टेज। और जितना आपको ये वैल्यू एडिशन आएगा, आपको सिर्फ उतना ही वैल्यू एडिशन करना है उस पर्टिकुलर स्टेज में, नेशनल इनकम में ऐड करना है। तो इस मेथड में आप सिर्फ फाइनल गुड्स जो होता है उसको ऐड नहीं करते हो, आप सारे गुड्स की वैल्यू ऐड करने वाले हो। लेकिन कितनी कितनी, इतनी ही, सिर्फ वैल्यू एडेड जो है उतनी ही। वो निकालना कैसे है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। क्लियर है? चलो पढ़ेंगे हम। देखो, वैल्यू एडेड अप्रोच, दैट इज द वैल्यू एडेड मेथड इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ऑब्वियसली हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आउटपुट मेथड जो प्रोडक्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है ना, जो प्रॉब्लम होता है वो डबल काउंटिंग का ही होता है। और इसलिए आपको यहाँ पर अवॉइड करना है, इसलिए हम ये मेथड पढ़ रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, वैल्यू एडेड अप्रोच, देखो नाम क्या है, वैल्यू एडेड अप्रोच है ना, और द वैल्यू एडेड मेथड, अप्रोच को या मेथड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अब इसमें करना क्या होता है, द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड। अंडरलाइन करना आपको लाइन, क्या करना आपको, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, हर एक स्टेज जो प्रोडक्शन, हर एक स्टेज जो है प्रोडक्शन का, उसमें आपने जितना वैल्यू एडिशन किया है उतना आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पे आपको सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू नहीं लेना है, आपको सारे गुड्स की वैल्यू ऐड करना है। लेकिन कितनी वैल्यू करेंगे आप, सिर्फ जो वैल्यू एडेड है उतनी ही करोगे। अभी आप पूछेंगे सर वैल्यू एडेड कितना, तो मेरे को बताया ऑलरेडी ना। तो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट एंड इनपुट्स एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। तो मैं आपको बोलूंगा कि यहां से क्या करो, आप यहां तक पूरा ब्रैकेट कर लो या हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो। आपको ये दोनों लाइन, दोनों सेंटेंस जो है आपको पता होने बहुत जरूरी, आपको लिखने पड़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट एंड इनपुट एट ईच स्टेज, हर स्टेज में जो आउटपुट है उसका जो वैल्यू, आउटपुट का जो वैल्यू है वो माइनस इनपुट का वैल्यू, मतलब डिफरेंस बोला ना, डिफरेंस मतलब क्या, दोनों का फर्क, मतलब माइनस करना पड़ेगा आपको। तो आउटपुट का वैल्यू माइनस इनपुट का वैल्यू आप क्या करते हो, हर एक स्टेज में लेते हो। तो वो जो होता है वो क्या होता है, उस स्टेज में आपने वैल्यू एडिशन किया होता है और उतना आपको उस स्टेज में ऐड करना है। ठीक है, और आपको शायद थोड़ा सरप्राइज लगेगा, लेकिन दोनों मेथड से आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। आप फाइनल गुड्स अप्रोच जो हमने पहले पढ़ा ये वाला, आप ये वाला मेथड यूज करो या आप ये वाला मेथड यूज करो वैल्यू एडेड अप्रोच, आपका दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, देखो अब देखते हैं आगे। दस जीएनपी इज ऑब्टेन, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा आपने, is obtained as the sum total of the value added by all the different stages of production process till the final output is reached in the hands of consumer to meet the final demand। तो आप क्या करने वाले हो जीएनपी में, मतलब इस मेथड में आप जीएनपी कैसे निकलेगा, आपको नेशनल इनकम कैसे मिलेगा, जीएनपी बोल रहा हूं मैं, मतलब उसमें से आपको डिप्रीशिएशन माइनस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको बोला ही दोनों तो जीएनपी हम यूज करेंगे। आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालना है, आपको हर एक स्टेज में, हर एक स्टेज में ना, एट ईच डिफरेंट स्टेज आपने जितना वैल्यू एडेड किया है, क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे, उसको क्या करेंगे बाद में सम करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, है ना। कब तक, जब तक वो गुड्स फाइनली कंज्यूमर तक पहुंच ना जाए तब तक। ठीक है, अभी कैसे करना है हम देखेंगे उसको। एक एग्जांपल आपको दिया है
ये एग्जांपल को समझेंगे, सिंपल है। देखो अभी फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, कॉटन है। कॉटन आपने प्रोड्यूस किया है, अभी कॉटन के लिए जो आपको इनपुट लगा है, अभी 0 उन्होंने लिया है तो 0 इनपुट है, और आउटपुट कितना है, 150 रुपए है। मतलब 150 में बेचेंगे आप कॉटन, और आपको लगा एग्जाम्पल के लिए 0 रुपए है, राइट, बिकॉज रॉ मटेरियल जो है आपने उसको ऐड मतलब नहीं लिया है। तो कितना आपने इस स्टेज में एडिशन किया है, कितना किया है, तो सिंपल फॉर्मूला है, आउटपुट का वैल्यू माइनस इनपुट का वैल्यू, ये माइनस ये करना आपको, है ना। अगर आप कॉलम को नंबर देंगे 1 2 3 4, तो सिंपल क्या है, 2 - 3 आपका ये आएगा वैल्यू एडेड। आपने कोई कॉलम बनाया 4, तो 4 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं 2 - 3। तो देखो 150 - 0 कितना आएगा, 150। आप क्या करेंगे, नेशनल इनकम में 150 रुपए को ऐड कर देंगे। नेशनल इनकम में 150 रुपए ऐड करना आपको, ये वाले स्टेज के, ठीक है। फिर आपने बाद में यान यूज बनाया, अभी यान बनाने के लिए आपको कॉटन लगता है, तो यान के लिए, यान बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, इनपुट क्या है, कॉटन है। तो इनपुट की वैल्यू कितनी हो गई, 150 रुपए, जो यहाँ पे दी कॉटन की, राइट। हाँ अभी यान कितने में बेच रहे हो आप, यान की फाइनल आउटपुट की वैल्यू कितनी है, 250 रुपए है, तो ये आउटपुट की वैल्यू है। तो आउटपुट माइनस इनपुट करो, 250, 250 माइनस 150 कितना आएगा, 100। तो 100 आ गया, इसको आप ऐड करो। देखो 150 को ऐड किया पहले, बाद में 100 को ऐड किया नेशनल इनकम के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेज कौन सा है, आप क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हो। क्लॉथ के लिए क्या है, इनपुट यान है, तो इनपुट की वैल्यू, यान की वैल्यू आपने यहाँ पे ले ली। और जो क्लॉथ बना आपने, आउटपुट जो क्लॉथ बनाया है, प्रोडक्शन किया है, कितनी वैल्यू, 400 रुपए है, तो आपने 400 में बेचा है। तो आउटपुट की वैल्यू 400, इनपुट की वैल्यू 250। तो मतलब आपने इस पर्टिकुलर स्टेज में कितना एडिशन किया वैल्यू का, 250 रुपए की चीज ली आपने, 400 में बेची, तो कितना एडिशन किया आपने, 150 का एडिशन किया। तो 150 एडिशन किया आपने, तो ऐड 150, सिंपल है ना। एंड फाइनल जो है 500 में बेचा आपने, 400 पे आपके लिए क्या था, वैल्यू था इनपुट का, तो 500 माइनस 400 कितना, 100। तो इंस्टेड ऑफ, हाँ अभी एक चीज, अभी आप जब ऐड करोगे सभी को, तो 150 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100 कितना आया करके देखो, आपका आंसर आएगा 500 रुपीज। जो आपने पहले मेथड में 500 रुपए डायरेक्टली ऐड किए थे, वो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐड नहीं करते हो, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो। हर एक स्टेज में, ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जितना वैल्यू एडिशन हुआ है, उसको आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। हाँ, दोनों में आंसर हमेशा सेम आएगा, 150 100 150 100 500। समझ में आया आपको मेथड। चलो देखो, value added at each stage is calculated by deducting the value of input from the value of output produced। आप क्या करते हो, आउटपुट की वैल्यू में से इनपुट का वैल्यू को माइनस करते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडेड हर एक स्टेज का मिल जाएगा। आपको सिंपल एक कॉलम मतलब अलग से बनाना है वैल्यू एडेड का। The sum total added at different stages makes GNP। ये जो अलग अलग स्टेज पे आपने एडिशन किया ना, 150 100 150 100, इसको आप जब ऐड करते हो तो आपको क्या बन जाएगा, वो GNP बन जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका वो बन जाएगा। In the above table, the value of final goods that is showed is 500। The sum total of the value added at each stage of production, जैसा पहले स्टेज में 150 पे ऐड किए थे आपने, सेकंड स्टेज में 100 लिए थे, थर्ड में भी 150 था, तो ये जो है आप ऐड करोगे तो क्या जाएगा, thus the total value added is equal to the value of final goods। तो आपने वैल्यू एडेड जो किया है हर एक स्टेज में, उसकी वैल्यू एंड फाइनल गुड्स की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सेम ही आएगी। तो यू कैन यूज आइदर मेथड, दोनों में से आप कोई मेथड यूज कर सकते हो, बट आंसर आपका सेम ही आएगा। लेकिन दोनों में एक अच्छी बात क्या है कि दोनों में डबल काउंटिंग जो है वो नहीं होगा, है ना। आप बोलेंगे सर यहाँ पे डबल काउंटिंग कैसे नहीं हो रहा है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, 400 रुपए जो है उसको ऐड कर रहे हो क्या, नहीं, आप 400 में क्या, 500 में से आप 400 को माइनस कर दे रहे हो, वो जितना आपने उस स्टेज में ऐड किया ना सिर्फ उतना ही ऐड कर रहे हो। पहले मेथड में क्या करते थे, हम डायरेक्ट मार्केट प्राइस ले रहे थे, मार्केट प्राइस। तो अगर पहले मेथड में किया था हमने, कैसे किया था, 500 400 250 150, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने किया, फिर हमने ये जो रॉ मटेरियल जो या इंटरमीडिएट गुड्स जो थे उसको ऐड नहीं किया, सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट था उसको ही हमने ऐड किया मार्केट प्राइस के हिसाब से, राइट। हाँ अभी ये सेकेंड मेथड में क्या किया हमने, हर एक स्टेज में जितना आपने एडिशन किया सिर्फ
हर एक स्टेज का आप आउटपुट की वैल्यू आप ऐड नहीं कर रहे हो। हर एक स्टेज में आपने जितना वैल्यू एडिशन किया है उतना ही, उसे कहते हैं वैल्यू एडेड, आप सिर्फ उतना ही ऐड कर रहे हो। ओके, क्लियर? आई गेस मैंने आपको पूरा ट्राई किया है समझाने का, आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। चलो अभी हम आगे देखेंगे, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। प्रिकॉशंस, अभी ये बहुत जरूरी होता है जब भी आप कोई भी मेथड, तीनों मेथड आपको प्रिकॉशंस दिए हैं, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो या आउटपुट मेथड है, तो आपको प्रिकॉशन जो है वो लेने बहुत जरूरी होते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं आप जब आउटपुट मेथड को यूज करते हो तब, ठीक है? अब इसमें से बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है तो हमें टाइम थोड़ा कम लगेगा, लेकिन फिर भी अगर मैंने बताने का कुछ डाउट आता है तो यू आर फ्री टू आस्क। ओके, चलो फर्स्ट बात करेंगे। While estimating national income by output method, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा अभी जस्ट, फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। कुछ प्रिकॉशन, कुछ ध्यान आपको रखना है। तो क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है? टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। अभी इन्होंने प्रिकॉशन के तौर पे दे दिया है इसको कि आपको डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। देखो अभी आप बोलेंगे सर ऐसा क्या बोल रहे हो आप, अभी आपने पढ़ाया कि दो मेथड्स है ना, एक फाइनल गुड्स अप्रोच है, दूसरा वैल्यू एडेड अप्रोच है, और अभी आप प्रिकॉशन में बोल रहे हो कि आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स लेना है। तो आइडियली है ना, जनरली आप क्या करते हो, यही मेथड फॉलो करते हो। आप क्या करते हो, फर्स्ट वाला मेथड है फाइनल गुड्स अप्रोच, वो वाला मेथड यूज करते हो, जिसमें क्या होता है, जो फाइनल गुड्स होता है आप उसी की वैल्यू ऐड करते हो। तो इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे आपको बोला है कि आप क्या करो, फाइनल गुड्स वाला अप्रोच जो है वही यूज करो, और ट्राई करो कि आप क्या करो, सिर्फ फाइनल गुड्स जो है उसी की वैल्यू आप नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, डबल काउंटिंग नहीं होगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट प्रिकॉशन। सेकेंड प्रिकॉशन अभी थोड़ा अलग है, ध्यान से पढ़ना है। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर्स शुड बी एस्टिमेटेड बाय अ गेस वर्क। अभी आपको पता है, सपोज इफ यू आर अ फार्मर, तो आप जो खेत में प्रोड्यूस करते हो, जैसे आपने राइस प्रोड्यूस किया, या आपने व्हीट प्रोड्यूस किया, या आपने मेज प्रोड्यूस किया, जो भी आप प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले आपके फार्म में, क्या करते हो आप, खुद के लिए निकाल लेते हो कुछ, आपको जितना लगने वाला है साल भर में आप तो निकाल लेते हो। गेहूं के दो दो जो मतलब 40 किलो, 50 किलो, 100 किलो, जो भी लगने वाला है आपको, उतना आप साल भर में निकाल लेते हो, और बचा जो आप तो मार्केट में बेचते हो, बराबर है? तो जितना आपने मार्केट में बेचा है वो तो आप नेशनल इनकम में ऐड कर ही रहे हो, वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन बात किस चीज की है, जो प्रोडक्शन आपने किया है फार्म में, लेकिन उसको आप खुद के कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, उसको आप बेच नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, खुद के कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप यूज कर रहे हो, तो फिर वहां पे उसकी वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, बिकॉज वो आपने बेचा है क्या, नहीं। मैं खुद को मेरी चीज कैसे बेचूंगा, मेरा ही, मैंने ही प्रोडक्शन किया है मेरा, और मैं खुद को थोड़ी बेचने वाला हूँ, मैं तो खुद मेरा यूज करने वाला फुकट में ही, राइट? तो मैं खुद को तो बेच नहीं रहा हूँ, तो फिर मुझे उसकी मार्केट प्राइस कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, राइट? तो फिर क्या करना है आपको, गेस वर्क से क्या करना है, ऐड करना तो ही ऐड, आपने प्रोडक्शन किया है तो आपको ऐड करना तो है ही, फिर आप मार्केट में बेचो या आप खुद यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने प्रोडक्शन किया है तो आपको नेशनल इनकम में ऐड करना है, ये बात तो क्लियर है आपको? प्रोडक्शन किया है इंडिया के अंदर, आपको नेशनल इनकम में ऐड करना है, फिर आप यूज करो खुद या आप मार्केट में बेचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट में बेचा तो आपको प्राइस अवेलेबल है, तो सिंपल है आपके लिए। आपने मार्केट में नहीं बेचा तो फिर क्या, तो आपको तो प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी आपको नेशनल इनकम में ऐड तो करना है। फिर कैसे करना है, गेस वर्क से करना है। अभी गेस वर्क मतलब क्या, उसे हम कहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू। क्या कहते हैं, इम्प्यूटेड वैल्यू। नाउ व्हाट इज इम्प्यूटेड वैल्यू? गेस वर्क मतलब क्या, ऐसा नहीं अंदाजे कि कुछ भी मैं मेरे मन से कुछ भी ले लूंगा, ऐसा नहीं चलता। क्या करना होता है आपको, थोड़ा सोचना है, थोड़ा लॉजिकली आपको ऐड करना है। आपको मतलब आप तो नहीं करते हो, गवर्नमेंट करता है, पता है आपको भी चीज, लेकिन कैसे करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या करती है, अगर सपोज ये जो प्रोडक्ट है वो फार्मर ने खुद कंज्यूम नहीं किया होता, और अगर इसको मार्केट में बेचा होता,
तो क्या प्राइस मिला होता उसके प्रोडक्ट को, उसे कहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू. दैट इज व्हाट, नथिंग बट द मार्केट वैल्यू ना. imputed value is nothing but the market value. If the product have not been consumed by the farmer and if it is sold in the market, what price the product would have fetched, ना क्या प्राइस उसको मिला होता, उस प्राइस को क्या करोगे आप नेशनल इनकम में ऐड करोगे. ये बात आपको समझ में आ रही है. तो भले ही आप खुद कंजम्पशन सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, फिर भी आपको नेशनल इनकम में ऐड करना है. क्या वैल्यू पे करेंगे आप, गेस वर्क पे. तो गेस वर्क क्या होता है, उसे हम कहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू. दैट इज व्हाट, द मार्केट वैल्यू. इफ इट इज सोल्ड इन द मार्केट तो क्या प्राइस मिला होता. ओके देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूं आपके लिए. गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर्स शुड बी एस्टिमेटेड बाय अ गेस वर्क. गेस वर्क से आपको एस्टिमेट करना है. इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड. देखो ये बात बहुत जरूरी है, क्या करना है आपको, इंक्लूड करना है. आपको इंक्लूड करना है, कौन सी करनी है, इम्प्यूटेड वैल्यू करना है. ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. तो भले आपने खुद के लिए यूज प्रोडक्शन किया होगा, लेकिन आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है. और क्या वैल्यू पे करेंगे आप, इम्प्यूटेड वैल्यू पे करेंगे. नाउ व्हाट इज इम्प्यूटेड वैल्यू, मैं बता आपको कि इट्स अ मार्केट वैल्यू. ठीक है चलो. थर्ड थिंग मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आप क्या करते हो, नेशनल इनकम से माइनस करते हो, डिडक्ट करते हो. क्यों करते हो डिडक्ट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडेड. आप आपने मार्केट प्राइस जब निकाला था, सॉरी दैट इज एमपी मार्केट प्राइस, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड थे. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या है, प्रोडक्शन का कोई पार्ट है क्या, नहीं है. इट इज जस्ट अ ट्रांसफर इनकम and that's why it should be deducted from the national income. तो आपके नेशनल इनकम जो होता है, क्या करो आप उसमें से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है आईटी, उसको आप माइनस करते हो. लेकिन अगर सब्सिडी है तो क्या करेंगे, उसको आप ऐड करेंगे सब्सिडी. ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में बात की थी लॉजिकली, तो आपको वो एक बार फिर से देख लेना अगर आपको डाउट है तो. चलो बात करेंगे. देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइसेस. देखो मार्केट प्राइस में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आर टू बी डिडक्टेड. क्या करना आपको, डिडक्ट करना है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें, आपको निकाल देना है उसको अभी. ठीक है. एंड सब्सिडीज, पता आपको गवर्नमेंट जो आपकी बिहार पे भी करती है, गिवन बाय द गवर्नमेंट टू सर्टेन प्रोडक्ट्स शुड बी एडेड फॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दिया है तो उसको आपको ऐड बैक कर लेना है, बिकॉज उतने से क्या हुआ है, मार्केट प्राइस कम हुआ है, उसको अगर आप ऐड बैक कर लोगे. क्लियर यहाँ तक. चलो नेक्स्ट जो है, व्हाइल इवैल्यूएटिंग आउटपुट, चेंजेस इन द प्राइस लेवल, चेंजेस इन द प्राइस लेवल बिटवीन द डिफरेंट ईयर्स must be taken into account. Now this is also very important. देखो होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, भले आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, आपका क्या है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि नेशनल इनकम क्या दिख रहा है, आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है. क्यों, आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, लेकिन बिकॉज ऑफ राइज इन द प्राइस यू विल सी दैट द नेशनल इनकम इज व्हाट, इंक्रीज्ड. बट आपको नेशनल इनकम की ट्रू वैल्यू चाहिए होती है, आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए कि नेशनल इनकम एक्चुअल में, मतलब प्रोडक्शन जो है हमारी इकोनॉमी में एक्चुअल में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है. तो उसके लिए क्या करना है आपको, नेशनल इनकम को एक बेस ईयर के प्राइस पे निकालना पड़ेगा, एक कॉमन प्राइस के हिसाब से निकालना पड़ेगा, जिससे जो ओवर द इयर्स प्राइसेस के जो चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या कर, उसके इफेक्ट को आप क्या कर सको, नलीफाई कर सको. इसलिए हम आपको बोला है कि जो नेशनल का आप जब इवेल्यूएट कर रहे हो तो प्राइस लेवल में जो चेंजेस हुए हैं ओवर द इयर्स, उसको क्या आपको एडजस्ट कर लेना है. एडजस्ट कैसे करते हो आप जो ईयर का जो होता है बेस ईयर का प्राइस लेके करते हो आप नेशनल इनकम को काउंट करते हो. ठीक है चलो नेक्स्ट इज, ऑलरेडी यू नो द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स should be added
एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शुड बी डिडक्टेड, मतलब उसे कहते हैं निफा। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है नेट आपको क्या करना है, दोनों का नेट जो है आपको ऐड करना है ना। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो नेट बचेगा उतना आपको नेशनल इनकम में ऐड करना होता है, उसे हम निफा कहते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके क्लियर, ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पीछे भी फीचर्स के अंदर ही। अगला पॉइंट भी हमने फीचर्स में डिस्कस किया था कि डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स शुड बी डिडक्टेड। आपने जो कैपिटल असेट्स यूज किए हैं प्रोडक्शन के लिए, उस पे जो डिप्रिसिएशन हुआ है उसको आपको माइनस करना है, क्या करना है आपको, डिडक्ट करना है ना। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। देखो बहुत सारे फीचर्स की पॉइंट्स आपने देखा कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो वही था ना, नेशनल इनकम में जो करना होता है वही आपको प्रिकॉशंस यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। चलो, बिकॉज आप जब नेशनल इनकम निकालो ना यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड से, तो आपको मार्केट प्राइस मिला है, दैट इज द ग्रॉस वैल्यू। तो आप जब नेशनल इनकम निकाल रहे हो आपको नेट वैल्यू चाहिए होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए होता है, एनएनपी चाहिए होता है। आपको क्या मिला है, आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी मिला है। आपको क्या चाहिए होता है, आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए होता है, और इसलिए आप क्या करते हो फिर माइनस डिप्रिसिएशन करते हो ना। ग्रॉस में से आप डिप्रिसिएशन माइनस करते हो, जिससे आपको नेट वैल्यू मिलता है। ओके क्लियर, ओके चलो। एंड नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट कि वैल्यू सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड। अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स अगर आप परचेस या सेल कर रहे हो तो वो आपको करंट ईयर के नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। आप बोलेंगे सर क्यों, सिंपल लॉजिक है, बिकॉज सेकेंड हैंड है, मतलब ही क्या कि इट इज नॉट करंट ईयर्स प्रोडक्शन, इट इज ऑलरेडी एडेड बैक इन प्रीवियस ईयर्स। जब वो प्रोडक्शन हुआ था तब उसको ऑलरेडी हमने ऐड कर लिया था। अभी उसको सिर्फ अगर सेकंड हैंड आप उसको बेच रहे हो या खरीदी या बिक्री कर रहे हो, परचेज और सेल कर रहे हो, तो वो प्रोडक्शन नहीं हुआ है, वो सिर्फ परचेज सेल हुआ है। आपको प्रोडक्शन लेना होता है, ये बात है ना आपको। तो इसीलिए आपका जो प्रीवियस ईयर का प्रोडक्शन जो होता है ना, जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में कभी तो भी ऐड कर लिया होगा, जिस साल में वो प्रोडक्शन हुआ होगा, तो वो साल आपने ऐड किया है। अभी आप उसको सिर्फ रीसेल कर रहे हो, रीसेल मतलब सेकेंड हैंड है वो गुड्स, तो इसीलिए उसको आपको ऐड नहीं करना है दोबारा से, समझा आपको। तो ध्यान रखना है कि सेकेंड हैंड गुड्स आपने अगर सेल या परचेस किया है तो वो जो है आप नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हो, बिकॉज इट इज नॉट करंट ईयर्स प्रोडक्शन। वो नेशनल इनकम में आप सिर्फ करंट ईयर का प्रोडक्शन ही ऐड करते हो। ओके क्लियर, चलो। तो हमारे प्रिकॉशन 7 प्रिकॉशन आपको दिए हैं, तो हमारे हो चुके हैं। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेंगे और हम आज रुकेंगे। आउटपुट मेथड इज वाइडली यूज इन द, आपको नहीं करना है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जहां पे इनकम का डेटा नहीं होता है जनरली, वहां पे ये मेथड क्या होती है, यूज होती है। और वो कौन सी होती है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, जहां पे जनरली आउटपुट मेथड यूज होती है। इंडिया में भी यूज होती है कुछ सेक्टर्स के अंदर। क्या क्या है आपको याद रखना है। हाउएवर इट इज लेस रिलायबल, देखो क्या है, लेस रिलायबल है, बिकॉज यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। बिकॉज डबल काउंटिंग, आप कंसेप्चुअल तो पढ़ रहे हो कि आपको सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड करना है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली सोचते हो कि फाइनल गुड्स कौन सा है, तो उस केस में आपको बहुत दिक्कत जाएगी कि कौन सा गुड्स फाइनल है और कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स होता है। Because there are some goods which are final goods also, and some goods and the same goods are intermediate goods also. जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे, शुगर की बात करेंगे, तो शुगर क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट भी है, बिकॉज आप घर पे शुगर या फैक्ट्री, मतलब बहुत सारे घर में आप क्या करते हो, कंज्यूमर शुगर को कंज्यूम करता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, घर में आप कंज्यूम करते हो शुगर। लेकिन साथ साथ शुगर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स भी होता है ना, बिकॉज बहुत सारे स्वीट के आप शॉप देखते हो, तो वहां पे क्या होता है, शुगर को यूज करते हैं स्वीट बनाने के लिए, तो वहां पे स्वीट क्या बन जाएगा, वहां पे शुगर क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम द इंटरमीडिएट गुड्स। तो फिर कितना वैल्यू ऐड करना है, कितना ऐड नहीं करना है, ये बहुत क्या है ना, दिक्कत की बात है। और इसलिए हम बोलते हैं कि दिस मेथड इज व्हाट, लेस रिलायबल मेथड। हाउएवर
It is less reliable because the margin of errors is very high. Margin of error क्या है, ज्यादा है यहाँ पे. In India, this method is applied to agriculture, mining and manufacturers, including handicrafts. कुछ जगह पे यूज होती है, कहाँ पे है, अंडरलाइन करना आपको. एग्रीकल्चर में होता है, माइनिंग में होता है, मैन्युफैक्चरर्स और हैंडीक्राफ्ट जो है उस जगह पे क्या है, इंडिया में आउटपुट मेथड जो है वो यूज होता है नेशनल इनकम काउंट करने के लिए. लेकिन कुछ जगह पे यूज नहीं होता है. वो क्या एरियाज है, बट इट इज नॉट अप्लाइड फॉर ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स इन इंडिया. तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, कॉमर्स है एंड कम्युनिकेशन सेक्टर होता है, वहां पे आप आउटपुट मेथड को, प्रोडक्ट मेथड को यूज नहीं करते हो नेशनल इनकम मेजर करने के लिए. तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे इनकम मेथड होगा. ठीक है, तो क्या होता है उसको हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे. ओके, चलो बाय बाय. अच्छे से पढ़ना, मेरे को हर चीज बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया है. फिर भी कुछ आपको लगता है कि कुछ डाउट्स आपको आते होंगे तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. ओके, चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.